अभी हम समझेंगे आज कोशिश करेंगे हम लोग थोड़ा सा साइंस के कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेनेटिव वे में समझने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से उनके आंसर्स देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका क्या आंसर हो सकता है और उसका रीजन क्या है। नो डाउट इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेके एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अलग से कुछ डिफाइंड फिजिक्स का सिलेबस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा फिजिक्स पे आपका इस साइड थोड़ा फोकस करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2024 से पेपर से क्वेश्चन पूछा हुआ है 71, राइट। तो इस क्वेश्चन में इफेक्टिवली हमसे क्या बोला हुआ है, हमसे वो पूछना चाह रहा है कि ये है, ठीक, 71, अ बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर, ठीक है ना। मतलब किसी एक गेंद को हमने हवा में ऊपर की तरफ क्या किया है, उछाला है या फेंका है, ठीक है। इट रीच्ड अ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको विद एग्जांपल थोड़ा सा कोशिश करूंगा समझाने की। जैसे ये एक मेरा लेवल था या फिर मेरा हाथ का लेवल, और इस लेवल से जैसे मैंने बॉल को यहाँ तक उछाल दिया ऊपर, ठीक है ना। अब ये बॉल एज इट इज ऊपर गया, तो ये बॉल एज इट इज यहाँ से नीचे भी तो आएगा, आएगा ना। और ये जो है वो है मेरा अर्थ सरफेस या मेरा हाथ, हम लोग अर्थ के ऊपर ही तो है। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और समझने के लिए कर लेता हूँ अर्थ, राइट। और ये माना कि कोई हाइट है मेरी h, जिसमें कि ये ऊपर गया है इतनी हाइट तक, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझते हैं हम लोग कि मैं इसको हटा देता हूँ। कह रहा है कि इट रीज द मैक्सिमम हाइट एंड देन रिटर्न टू द थ्रोअर, हमने यहाँ से फेंका, राइट, और वो वापस आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, ठीक है, हैव द सेम वैल्यू, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, सेम वैल्यू ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। मतलब यहाँ पे ये समझने की चीज है कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई वो गेंद जो थी, गेंद का ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति, मतलब अधोमुखी मतलब नीचे आने की गति और चाल समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समान मान होगा, कौन सी क्वांटिटी है जो इक्वल है मेरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समझते हैं सबसे पहला क्या दे रखा है, त्वरण, या फिर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक। एक्सेलरेशन जब भी हम इस तरह की अर्थ नियर बाई अर्थ के आसपास की मोशन को लेके हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग एक्सेलरेशन जो कंसिडर करते हैं वो करते हैं जी, और जी की वैल्यू हम लोग लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया है आपका जी। अब हम जी क्यों लेते हैं कि, लेकिन आपको एक चीज यहाँ ये समझनी पड़ेगी कि अर्थ सरफेस से एक फिक्स हाइट तक, ठीक है ना, जो कि हमारा 11.2 और सम एग्जैक्ट हाइट मुझे नहीं याद है अभी, लेकिन एक फिक्स हाइट तक हमारा जो जी है वो बहुत वेरी नहीं करता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट हाइट मैं आपको देख के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन जस्ट मिस हो रहा है मेरे दिमाग से अभी। तो ये जो कुछ हाइट तक जो है वो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे अभी क्या है कि आप कहीं सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे खड़े हो, कभी आप ट्रैकिंग करते हुए ऊपर पहाड़ पे भी चले जाते हैं, राइट। कभी आप पहाड़ की वैली में नीचे, जो वैली पहाड़ के बीच का जो एरिया होता है हम लोग उसको बोलते हैं, तो वहां पे भी हम लोग मूव कर रहे होते हैं। तो कभी अर्थ ऐसा तो है नहीं कि सब जगह प्लेन है, कभी गड्ढे भी हैं, कभी ऊपर पहाड़ भी है। तो वो सारे एरिया में क्या है कि हमारा जी कांस्टेंट रहता है। और एक गेंद फेंक रहे हो तो आप इतना नहीं फेंकोगे कि किसी पहाड़ से या एवरेस्ट से ऊंचा चला जाए, ठीक है ना। तो वहां तक आपका जी लगभग सेम रहता है। तो उस केस में हमारा जी क्या है कि सब जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चाहे गेंद हमारी ऊपर जा रही है, चाहे गेंद हमारी नीचे आ रही है, तो उस केस में जी जो है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। नो डाउट आंसर यही है, ठीक है इसका। लेकिन बाकी के ऑप्शन हम अच्छे से समझेंगे। गुरुत्व का बल यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जब ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है तो वो जो हमारी बॉडी पे जो जिसको कि हम लोग वेट बोलते हैं, वो होता है, वैसे फोर्स का फॉर्मूला m=F=ma होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग मोशन कहाँ कर रहे हैं, अर्थ एनवायरनमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में, तो mg लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, करेक्ट। तो ये इफेक्टिवली हमारा वेट भी होता है, जो हम बॉडी का वेट करते हैं ना, वो भी हम लोग mg के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। जो आपका जैसे 50 केजी वेट है, तो वो जो वेट है वो यही है, m इंटू जी, आपका द्रव्यमान इंटू
जो ग्रेविटी, फोर्स बाय ग्रेविटी। तभी तो हम लोग चंद्रमा या मार्स कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा वेट अलग अलग हो जाता है। कहते हैं ना कि लाइक चंद्रमा पे जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, या मार्स पे जाएंगे तो सम डिफरेंट कॉन्सेंट के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ये जी कौन चेंज हो जाता है वैल्यू के हिसाब से। तो अब आप देखिए कि क्या गुरुत्व का बल सेम रहेगा सब हर जगह पे? भाई ऊपर और नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो लाइक नो डाउट जी कांस्टेंट है। होना तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लाइक जितनी डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें सेम रहना चाहिए, लेकिन इसने बोला है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में। और फोर्स हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन होती है। जब हम लोगों की बॉडी पे जब फोर्स लग रहा होता है तो वो कहाँ लगता है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना? तो जैसे ही अपवर्ड और डायरेक्शन और डाउनवर्ड इसने बोल दिया, तो एक बार तो फोर्स आपका इधर लग रहा है और एक बार फोर्स आपका इधर लग रहा है, तो क्या दोनों मोशन में फोर्स की डायरेक्शन सेम है? नहीं है, ठीक है ना? अगर आप नॉर्मली देखोगे फोर्स को स्केलर क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में तो इस क्वेश्चन का आंसर ये भी सही होना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत क्यों हो गया इफेक्टिवली? क्योंकि द्रव्यमान तो आपका बदलेगा नहीं गेंद का, जो भी द्रव्यमान है वो तो सेम रहेगा, लेकिन बदलेगा क्या? आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। once it is upward, another time it is downward, मतलब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं, समझ गए ना अब ये दूसरा ऑप्शन गलत क्यों है? ये आंसर सही नहीं है, ठीक है? थर्ड, हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है लाइक आप कितना गए, ये गेंद जो है वो यहाँ से ऊपर तक गई कुछ हाइट एट तक, और एच हाइट से ये नीचे आ गई, तो जहां से शुरू किया वहीं आ गई, तो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा? जीरो। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी एक डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? अगेन डायरेक्शन होता है। तो जिस जैसे ये पॉजिटिव अगर मैं ले लूं तो ये डायरेक्शन क्या हो गया मेरा? नीचे आने वाला नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो दोनों डायरेक्शन चेंज हो गए यहाँ पे, जैसे ये फोर्स में डायरेक्शन चेंज हुए। तो आप समझ गए ना कि ये आंसर क्यों गलत है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, राइट? लेकिन ये हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे कह रहा है कि सेम वैल्यू ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। ड्यूरिंग मतलब जो जो मोशन हो रहा है उसी समय पे, ठीक है ना? तो टोटल डायरेक्शन उस समय डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? अलग, ठीक है ना? एक बार अपवर्ड होगी और एक बार डाउनवर्ड, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। इसलिए ये आंसर भी हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। थर्ड पे बात करते हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी, ठीक है? वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है, राइट? कोई भी वर्क डन कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगेन ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, फोर्स एक्सप्लेन किया, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। एक बार दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, एक बार दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इफेक्टिवली वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स तो आपका लगा उस पर एम के हिसाब से, सॉरी फोर्स तो आपका उस पर लगा, ये जीरो है, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्स तो उस पे लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? जीरो। तो इफेक्टिवली वर्क डन कितना हो गया आपका? जीरो, ठीक है ना? ये आपको ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के कंसेप्ट, अब वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? अ, नहीं याद है। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डालने की। दिशा नहीं, डायरेक्शन आई डोंट नो, मतलब हो सकता है गलत हो, लेकिन वेक्टर मतलब जो जिसमें डायरेक्शन अपन बता रहे होते हैं कि हमको ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है। और नॉन वेक्टर मतलब हमको कोई मतलब नहीं, जैसे हमने घर बाजार में 1 किलो चावल खरीदा तो हमको नहीं मालूम है ना कि हमने ईस्ट डायरेक्शन में खरीदा वेस्ट में, हमको तो 1 किलो चावल चाहिए, मतलब 1 किलो चावल चाहिए, करेक्ट? तो वो हो जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? आपकी बॉडी का वेट, आपने कहा 50 किलो मेरा वेट है या 100 किलो मेरा वेट है, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि 50 किलो वेट है, ऐसे थोड़ी बोलोगे ईस्ट डायरेक्शन में। 50 किलो वेट है मतलब 50 किलो वेट है, बात खत्म। तो वो होगी स्केलर, ठीक है? तो एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूँ, बाकी हिंदी में एग्जैक्ट टर्म क्या यूज करते हैं वो मुझे नहीं याद है, ठीक है? तो ये आप समझ गए ना कि लाइक तीन ऑप्शन मेरे गलत क्यों हैं? लाइक कौन क्या आंसर सही है वो ठीक है, वो आंसर की में भी है सीटेट की में, लेकिन बाकी के तीन आंसर गलत क्यों हैं? हमारा मेन मोटिव वो समझना है, और इसके साथ साथ फिजिक्स की ये थोड़े से छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उनको भी हम कवर करके समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा सेम पेपर 2024 का ही है, मैंने सिर्फ फिजिक्स की क्वेश्चन लिए हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है? अब हमसे कह रहा है बॉडी हैज अ लीनियर मोमेंटम, ठीक है? पी, लीनियर मोमेंटम मतलब पी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा?
मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है, ये तो फोर्स होता है, ठीक है ना। ठीक, P एंड अ मास ऑफ m, ठीक है, ये नहीं होता है, P इक्वल्स टू होता है हमारा mv। सॉरी, मैं इंटरेक्टिव क्लास में नहीं हूँ, आई एम सॉरी। तो ये आपका होता है हमेशा, मेरी गलती है, मैं लाइक भूल जाता हूँ, रिकॉर्डिंग क्लास में हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा, लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, p इक्वल्स टू mv। वेलोसिटी मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया आपका, इसीलिए, ठीक है ना। तो ये एरो इसके ऊपर है, वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम संवेग जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रैखिक संवेग p, द्रव्यमान सहित m, ठीक है, m इसका वो है और v इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा, ठीक। तो हमसे बोल रहा है मोमेंटम दिया है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो ऐसा हमको कुछ करना नहीं है। आपको मालूम होगा लाइक जो एनर्जी है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा। अब इसमें लाइक कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट नहीं है कि हमको ये कंसेप्ट समझना है। हमको ये मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब कोई बॉडी मोशन में होती है। तो जब कोई बॉडी मोशन में है तो इसका, अब आपको डेरिवेशन चाहिए तो वो मैं करके बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे इसका डेरिवेशन भी कुछ नहीं होता है। 1/2 mv², डेरिवेशन होता है, लेकिन वही चीज है कि आप लाइक कैसे ड्राइव करना, लाइक सी टेट में डायरेक्ट नहीं आएगा और आप ड्राइव करने बैठ भी नहीं सकते हैं, हमको टिक करना है आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला फिर भी याद रखना पड़ेगा, इसका कोई मेरे पास शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे। काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होती है, हाफ mv², द्रव्यमान वेग का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या होता है, मोमेंटम दिया हुआ है p इक्वल्स टू mv, है ना। तो सिंपल है, यहां से ये एक क्वेश्चन से लाइक v अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, p अपॉन m, यही तो लिखोगे आप। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो काइनेटिक एनर्जी के में। तो जल्दी से या तो आप ये यही फॉर्मूला याद कर लो। कई सारे लोग तो ये बोल देते हैं कि डायरेक्ट संवेग और इसका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। और या फिर आप सिंपल इसमें v की वैल्यू उठा के रख दो, तो p अपॉन m का स्क्वायर, ठीक है। तो कोशिश करना कि मेमोराइज कम से कम, लाइक जो जितना रिक्वायरमेंट है, अब उसको तो हम लोग नहीं हटा सकते, लेकिन फिर भी मेमोराइज कम से कम किया जाए, ठीक। m से m कैंसिल हो गया, तो 1/2 p² डिवाइडेड बाई m, ये मेरा आंसर है, ठीक है। और ये कहाँ लिखा है, ये रहा। या फिर आप इसको इसकी शकल से मैच करना चाहो तो p²/2m ऐसे करके लिख लो, भाई 2 मल्टीप्लाई तो हो रहा है इसमें। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, थर्ड। तो आपको मोमेंटम का ये फॉर्मूला याद रखना है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेग, जो हम बोलते हैं द्रव्यमान इंटू वेग, या फिर मोमेंटम इक्वल टू mv, राइट। और फोर्स होता है ma, जो कि मैं शुरुआत में लिखा था आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है नहीं। तो आपको जिससे याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है कि अ बॉक्स हैज मास 500 ग्राम इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, राइट। एक मेरे पास टेबल है, उस पर एक कोई बॉक्स है मेरा, ये बॉक्स का वेट है मेरा 500 ग्राम, ठीक है। कह रहा है क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज टेबल पर पड़े हुए एक डब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब इसमें हमको सही स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस पर लगने वाले फोर्स और बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमको ग्रेविटी दी हुई, अब जैसे ही आप ये देखोगे, आप इसमें देखोगे कि अर्थ की साइड में इसमें कितना लग जाएगा, वापस mg फोर्स लग जाएगा, और एक बैलेंस फोर्स इसका एक्शन रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से आपका अपवर्ड डायरेक्शन प्रतिक्रिया फोर्स लग जाएगा आपका, ठीक है। और वो इसका इसके बराबर होगा W, तभी तो ये आपस में यहीं पे पड़ा रहेगा। कोई भी चीज पे जब तक फोर्स बराबर नहीं होता वो चीज क्या आ जाती है मोशन में, अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, जब अलग अलग बल हो जाते हैं हमारे, एक तरफ खींचने वाला और एक तरफ छोड़ने वाला, या जो भी हमारे बल हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स इंग्लिश में, तो उसके हिसाब से हमारा क्या है, वो मोशन करने लगता है। तो अब यहाँ पे ये mg जब भी आप करोगे तो m कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, तो इसको मैं किलो में बदलूंगा जब भी आप m इसमें लोगे,
न्यूटन वाले में तो आप हमेशा किलोग्राम में लोगे, ठीक है ना। और ये किस में होगा, जी आपका 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है ना। तो इफेक्टिव ये कितनी वैल्यू होगी 5, आप बोलोगे 5 न्यूटन, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है मेरा, लेकिन डायरेक्शन किधर है इस फोर्स की, 5 न्यूटन या 5 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है, पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर है ये, ठीक है। तो लेकिन ये अप एंड डाउन डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट या राइट में, इधर या इधर नहीं लग रहा है, ठीक है। ये बल इधर नहीं लग रहा है, आपको ये डायरेक्शन याद रखना पड़ेगा फोर्स में। लाइक पड़ा है, उसने बोला है कि मेज पर रखा हुआ है डब्बा, द्रव्यमान, ठीक है, टेबल पर पड़े हुए डब्बे में, मतलब पड़ा हुआ है मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब रखा है। ये चीज इंपोर्टेंट बार बार पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी से इसका आंसर निकलेगा। कह रहा है नो फोर्स एक्ट ऑन इट, क्या ये सही हो सकता है, गलत है। क्यों, क्योंकि हमारा फोर्स लग रहा है mg लग रहा है, और क्रिया प्रतिक्रिया भी हो रही है w भी लग रहा है, इसको न्यूटन, इसको हम लोग जनरली n बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोल देते हैं, ठीक है ना। एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन इट डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। कह रहा है, हिंदी में भी मैं बोल देता हूँ, उस पर कोई बल कार्यरत नहीं है, ये तो गलत है क्योंकि बल कार्यरत है हमारे। फिर कह रहा है अधोमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्यरत है, क्या इस पे कोई असंतुलित बल लग रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है, राइट। कोई अनबैलेंस्ड फोर्स तो लग नहीं रहा, बैलेंस्ड फोर्स है इसीलिए रखा है, अनबैलेंस्ड होता तो इसमें मोशन होता। कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं, एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अप ऊपरी मुख दिशा में बल 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्यरत है उस पर, 5 न्यूटन का, ऐसा है नहीं है, ना तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट में ना राइट में, ना तो लाइक अपवर्ड में है ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना टेबल पे रखा रखा वो टेबल में घुस गया, या टेबल पर रखा रखा ऊपर उड़ना चालू कर दिया, ना, टेबल पर रखा है मतलब रखा है, ठीक, जैसे आपकी टेबल पे किताब रखी होगी अभी पढ़ते हुए, ठीक है। फिर कह रहा है अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, ये एकदम सही आंसर है, राइट। संतुलित बलों का एक युगल उस पर कार्यरत है, समझ गए ना आप क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे स्टेबल पोजीशन में रखा हुआ है। संतुलित बल कौन सा हो गया, एक उसका mg ग्रेविटी की वजह से नीचे, और एक इसका टेबल का उस पर क्रिया प्रतिक्रिया फोर्स जो लगेगा, ठीक है। तो संतुलित बल बैलेंस्ड फोर्स उस पे एक्ट है, ये 5 न्यूटन से हमको, इसमें अगर ये वैल्यू नहीं भी दिया होता तो भी हमको कोई मतलब नहीं था। ये कैलकुलेशन मैंने इसीलिए की क्योंकि जनरली लोग क्या देखते हैं कि वैल्यू देखते हैं और कैलकुलेशन करना चालू कर देते हैं, वो नहीं करना है, अपने को फिजिक्स का क्वेश्चन समझना है और फिर प्रॉपर वे में आंसर करना है, और हमको ये समझना है कोई आंसर गलत है तो वो क्यों है, करेक्ट, उसके हिसाब से हम आगे अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगे जिसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए या आंसर चाहिए, आप कमेंट में मेरे को क्वेश्चन नंबर और पेपर जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो पाएगा आपको रिप्लाई करने का या समझाने का। थैंक यू।